तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं आपके लिए बॉन्ड्समैन सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें मैं बाकी के लास्ट 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर बाई चांस आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो 5वें एपिसोड का नाम सिल्फ्रेस है और यहाँ पर हम लेक के पास एक कपल को देखते हैं जो कि यहाँ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे कि तभी इतने में मॉन्स्टर ट्रक लिए एक आदमी वहां पर आता है जो कि फिशिंग करने के चक्कर में था। वो लड़का उसको देखकर चिढ़ जाता है कि ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। वो उससे कहता है कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो क्या तुम प्लीज़ हमें 1 घंटे के लिए अकेला छोड़ सकते हो। लेकिन वो आदमी मना कर देता है कि ये तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कोई भी कभी भी आ सकता है, सो मैं तो नहीं जाने वाला। तो लड़का कहता है कि मैं इससे बड़ा तालाब तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो आदमी उस पर हाथ उठा देता है। बस फिर क्या था, दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस दौरान दोनों ट्रक के नीचे चले जाते हैं और तभी वहां पर 2 डीमंस आते हैं जो कि ट्रक के टायर फोड़ देते हैं, जिसके धमाके से वो लड़की दूर जाकर गिरती है और जो ट्रक था उन दोनों के ऊपर पलट जाता है। फिर वो लड़की उन्हें जाकर देखती है तो दोनों का कचूमर बन चुका था और वो मौके पर ही मारे गए थे। फिर इसके बाद डीमंस उनकी बॉडी ले लेते हैं और दोनों डीमन बनकर जग जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की चीख पड़ती है। दूसरी तरफ लकी जेल से छूट चुका था और वापस क्लब आ जाता है। इधर हब को डीमोनोलॉजी की बुक से अपने केस से मिलते जुलते पैटर्न का रेफरेंस मिलता है, लाइक फायर, अर्थ, वाटर, एयर और स्पिरिट मिलकर एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम फॉर्म कर रहे थे। फिर हब मैप के ऊपर उन जगहों को मार्क करता है जहां डीमंस बलि दिए थे और इन डॉट्स को कनेक्ट करने पर उसे समझ आता है कि ये डीमंस लोगों को मारकर इसी पेंटाग्राम को फॉर्म कर रहे थे। ये एक तरह का रिचुअल है। खैर इसके बाद हमें मिच की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि वो कैसे पोर्टो गोल्ड कंपनी से जुड़ी थी और डेविल के लिए काम करने लगी थी। तो आज से 9 साल पहले मिच बिल्कुल एक नॉर्मल लेडी हुआ करती थी और वो एक बेकर थी। मिच अपने काम में काफ़ी अच्छी थी और इससे उसने काफ़ी नाम भी कमाया था। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उसकी लाइफ में एक बड़ा भयानक मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी न्यू बॉर्न बेबी को कैंसर है। बस फिर क्या था, अपने बच्चे के इलाज के लिए वो जो कर सकती थी उसने किया। घर का सारा सामान वामान तक बेच दिया, लेकिन इलाज के लिए फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तो वो ऑनलाइन अपनी किडनी बेचने की सोच रही थी, लेकिन फिर वो जानकर निराश हो जाती है कि वो अपनी किडनी ऐसे नहीं बेच सकती, ये इलीगल है। और इसी दौरान उसे पोर्टो गोल्ड का ऐड दिखाई देता है जिसमें कि फुल मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। क्यूरियोसिटी में आकर मिच ऐड पर क्लिक कर देती है, जिसके बाद ऐड वाला कैरेक्टर निकलकर आत्मा बेचने की बात करने लगता है। मिच को लगता है कि क्या बकवास है। वो पेज को एग्जिट करने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कंट्रोल अब उसके पास नहीं था। वो फॉर्म भी अपने आप भर जाता है और सबमिट भी हो जाता है। और फिर अगले दिन पोर्टो गोल्ड से नाला सुपारा का कार्तिक आर्यन आता है जो अपना नाम कॉस्मो बताता है। मिच कहती है अगर ये किसी तरह का स्कैम है तो आपको 40 कौड़ी नहीं मिलेगी, मैं ऑलरेडी कंगाल हूँ। कॉस्मो कहता है कि पोर्टो गोल्ड कोई स्कैम नहीं है, ये रियल है। इनफैक्ट इस कंपनी ने उसे फांसी होने से बचाया और उसकी क्रश से शादी भी करवा दी। इसने मेरी लाइफ बदल दी, तुम्हारी भी बदल सकती है। फिर इसके बाद वो मिच को ऑफर देता है कि अगर वो अपनी आत्मा उसके बॉस को बेच दे, यानी कि डेविल को, तो बदले में तुम्हारे बेटे का कैंसर चला जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद मिच सिर्फ डेविल के लिए काम करेगी और डेविल के लिए और सोल्स कलेक्ट करेगी, यानी बाकी लोगों की मजबूरी या लालच का फायदा उठाकर उन्हें भी अपनी आत्मा बेचने के लिए उन्हें कन्विंस करवाएगी, जैसा कि कॉस्मो अभी उसके साथ कर रहा है। लेकिन मिच को ये सही नहीं लग रहा था, जिस पर कॉस्मो से इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कहता है कि सोच लो अपने बेटे की शादी में नाचना है कि उसकी मैयत में रोना है। फिर मजबूरी में आकर मिच एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। इसके बाद कॉस्मो से अंगूठे का निशान भी लगाने के लिए कहता है, लेकिन जब मिच इंक पैड पर अपना अंगूठा लेकर जाती है तो उसमें से एक सुई निकलकर उसके अंगूठे में लग जाती है, क्योंकि निशान स्याही से नहीं बल्कि अपने खून से लगाना था। फिर मिच अंगूठे का निशान भी लगा देती है, जिसके तुरंत बाद उसके हाथ पर भी बीस्ट मार्क आ जाता है जो कि कॉस्मो के हाथ पर भी था, यानी अब मिच की आत्मा पूरी तरह डेविल की हो चुकी थी। तभी उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे मिरर में हेल का सीन दिखाई देने लगता है और साथ ही अब वो कॉस्मो का असली रूप भी देख पा रही थी, जिसकी उम्र काफी ज्यादा लग रही थी। कॉस्मो उसको बताता है कि अब वो मिरर में वो देख सकती है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। कॉस्मो उसके रूम में फैक्स मशीन भी लगाकर जाता है, क्योंकि इसी के जरिए वो लोग काम करते हैं, और इसलिए मिच भी हब के घर में ऐसे ही फैक्स मशीन लगवाई थी। खैर अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ मिच का बेटा बेंजी अब बिल्कुल ठीक था। मिच भले ही खुद डेविल के लिए काम करती थी, लेकिन अपने बेटे को रिलीजन का ज्ञान दे रही थी और उसे गलत चीज़ों और लोगों से
हमेशा दूर रखती थी। तभी उसे पता चलता है कि दरवाजे पर हब आया है, जिस पर वो गन लेकर बाहर जाती है और सीधा हब पर तान कर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हब कहता है कि उसे एक पैटर्न के बारे में बात करनी थी। मिच कहती है तो तुम इसके लिए मेरे दरवाजे पर चले आए, हॉटलाइन को कॉल क्यों नहीं किया। हब कहता है अरे यार वो 1 मिनट का 10 रुपये चार्ज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। मिच कहती है तो नर्क से तुम और क्या उम्मीद कर सकते हो। फिर हब उसे बताता है कि वो मिच और उसके बेटे के बारे में रिसर्च किया है। उसे पता चल गया है कि वो अपने बेटे के लिए अपनी आत्मा बेची है, जबकि पहले वो ये सोच रहा था कि मिच भी उसकी तरह मरकर नरक से वापस आई है। लेकिन वो ये कहता है कि तुम मेरी तरह डीमन का शिकार तो नहीं करती, तो फिर तुम क्या करती हो। मिच बताती है कि वो डेविल्स के लिए सोल्स कलेक्ट करती है, लोगों से डॉक्यूमेंट साइन करवाती है। पहले उससे भी किसी ने यही करवाया था और तब से वो ये काम कर रही है। एक बार छोड़ने की भी कोशिश की थी, उनके फैक्ट्स को इग्नोर किया था, टारगेट पर ध्यान नहीं दिया था, तो बेंजी का कैंसर वापस आ गया था। तब मुझे समझ आया कि मैं ये काम अब चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। हब कहता है कि इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, शायद मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे हम इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन मिच साफ बोल देती है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, क्योंकि हब को नर्क उसके बुरे कर्मों की वजह से भेजा गया था, जबकि मिच ने अपने बेटे के लिए इसे चुना था। वो हब की कोई भी हेल्प करने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर हब भी वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे अगले डीमन के बारे में बताती है, जिसे सिल्फ्रिस कहा जाता है, और ये एक एयर डीमन है, वो भी जुड़वा, यानी एक ही पेयर है। वो हब को लेक वाली लोकेशन भी बता देती है, लेकिन हब को वहाँ पर खून के धब्बों के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर हब अंदाजा लगाता है कि डीमन ईस्ट की तरफ गए होंगे, क्योंकि पेंटाग्राम में एयर इसी डायरेक्शन पर था। फिर हब तुरंत वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में ब्रिज पर रुक कर नजर रखता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग ब्रिज से ज़रूर गुजरेंगे। और ऐसा ही होता है। जल्दी ही दोनों दिखाई देते हैं और उन्होंने उस लड़की को भी पकड़ा हुआ था, जिसे वो रिचुअल वाली जगह पर मारने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान हब उन्हें हेडशॉट लगाने का ट्राई करता है, लेकिन वो बार बार चूक रहा था। तभी इतने में कोई गाड़ी ठोक देता है और हब की कार पलट जाती है, और ये काम था लकी का। वो हब को मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है, और यहीं पर 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 6th एपिसोड का नाम रेवलेशन है, और यहाँ पर किटी हब को ढूंढते हुए उसी लोकेशन पर पहुंचती है। उसकी पलटी हुई कार देखकर और हब को वहां ना पाकर उसे लगता है कि डीमंस हब को ले गए। फिर जब वो वहां से निकलती है तो रास्ते में भीड़ को देखकर रुक जाती है, जहां रोड पर ट्रायंगल के बीच में उसी लड़की की मुड़ी तोड़ी लाश पड़ी थी। तभी क्राइम सीन पर अचानक किटी को देखकर शेरिफ को उस पर शक होने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। खैर किटी जैसे तैसे बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। इधर लकी हब को उसी के गैराज में लाकर बांध दिया था। उसका कहना था कि अगर मैरियन मेरी नहीं हुई तो मैं तेरी भी नहीं होने दूंगा, अगर मैं खूनी हूं तो तू भी तो है। हब कहता रहा भाई जाने दे, मुझे बाहर डीमंस घूम रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना है। लेकिन लकी उसकी एक नहीं सुनता और उसे टॉर्चर करता है। फिर वो मैरियन के लिए वीडियो बनाता है और कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने हब को मारने की कोशिश की थी, लेकिन पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद अब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम शेरिल होता है, और वो क्लब में ही काम करती थी। उसी रात क्लब में हब और लकी की बहस हो जाती है, और गुस्से में आकर हब लकी पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद गार्ड ने हब को बेइज्जत करके क्लब से बाहर फेंक दिया। फिर हब यहाँ से जाकर खूब ड्रिंक वगैरह कर लिया, और नशे की हालत में वो क्लब वापस लौटा, और साथ में वो गन भी लिए था। वो लकी को जान से मारने के इरादे से वहाँ आया था, लेकिन इस वक्त क्लब में लकी नहीं था। क्लब में सिर्फ शेरिल थी, जो कि लकी का हेड पहने थी, जिससे हब उसको ही लकी समझकर शूट कर दिया। और फिर बाद में उसे पता चला कि गलती से वो शेरिल को शूट कर दिया था। वो रोती रोती कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। हब कहता है कि हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन कैसे? इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शेरिल अपना दम तोड़ देती है। बस फिर क्या था, अपना गुनाह छुपाने के लिए हब शेरिल की लाश को ठिकाने लगाने चल देता है। लेकिन तभी लकी क्लब में वापस आ गया था, और वो विंडो से हब को जाते हुए देख लिया था। ऊपर से शेरिल भी गायब थी, और लकी का हेड जमीन पर पड़ा था। इन सब से लकी को समझते देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या हुआ था, और इसीलिए वो सब जानता है। यही सब वो हब को कैमरे के सामने कन्फेस करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलता तो लकी उसे टॉर्चर करने लगता है। दूसरी तरफ मैरियन को शेरिफ का कॉल आता है। वो पूछती है कि क्या वो हार्डवेयर शॉप गई थी, तो मैरियन झूठ बोल देती है कि वो नया फ्यूज लेने गई थी। शेरिफ पूछती है कि क्या हब भी उसके साथ था, तो मैरियन कहती है कि नहीं तो, लेकिन शेरिफ को पता था कि वो झूठ बोल रही है, और उसका फ़ोन भी टैप करवा रही थी, क्योंकि हार्डवेयर वाले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वो हब और मैरियन को साथ देख ली थी। हब को लगा था कि आग में जलकर सारे सबूत अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेरिफ को लग रहा था कि हब और मैरियन दोनों मिले हुए हैं और वही ये सब मर्डर्स कर रहे हैं।
यानी कि हब की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। लेकिन पहले वो लकी नाम की मुश्किल से तो बच जाए, जो अभी भी उसे सच उगलवाने में लगा था। कि तभी वहां पर डीमंस आ जाते हैं जो हब को मारने आए थे, क्योंकि वो उनके लिए खतरा है। लेकिन पहले उन्हें लकी दिखाई देता है तो वो उसी पर अटैक करने लगते हैं। बदले में लकी उन पर फायर भी करता है, जिसका उन पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर लकी डर जाता है कि किस टाइप के इंसान है और उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। तभी इतने में हब खुद को फ्री कर लिया था और शॉटगन से एक डीमन की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर वो उसके जोड़ीदार का भी यही हाल करने वाला था, लेकिन तभी गोली खत्म हो जाती है। तभी हब को वहां पर एक चेनसो दिखाई देती है, जिसे वो डीमन के सर में ही घुसा देता है और ये डीमन भी खत्म हो जाता है। और फिर उनकी जलती हुई बॉडीज को लिक्विड नाइट्रोजन से बुझा भी देता है। और इन सब के बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं कब से तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। हब कहता है कि लंबी कहानी है, फिलहाल तो आप घर आ जाओ। फिर किटी आकर जब उसकी हालत देखती है तो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन हब मना कर देता है कि वो मुझे देखते ही पुलिस बुला लेंगे, अगर अरेस्ट हो गया तो डीमन को कैसे पकड़ूंगा। तो फिर किटी उसकी पट्टी वगैरह करने लगती है। तभी हब कहता है कि मॉम, शायद मैं जानता हूँ कि मुझे नरक क्यों भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाता, मैरियन केट को लेकर वहां जाती है। हब कहता है कि वापस क्यों आई, हमारे बीच तो डील हुई थी ना कि जब तक सब ठीक नहीं होता तुम मुझसे दूर रहोगी। मैरियन कहती है कि शेरिफ का कॉल आया था, शायद उसे हम पर शक हो गया है। हब कहता है कि एक और वजह है मुझसे दूर रहने की। लेकिन अब मैरियन केट को भी डीमंस के बारे में बता चुकी थी और अब उसे सच जानना था। हब कहता है तो फिर ठीक है, और गराज में ले जाकर उनकी जली हुई लाश दिखाता है। उसे लग रहा था कि ये सब देखकर दोनों वापस लौट जाएंगे, लेकिन उसकी फैमिली हिम्मत वाली होती है। वो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो हब को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे और स्टे करने का फैसला करते हैं। और यहीं पर 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 7th एपिसोड का नाम पायरेलिस है और यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर झूला झूल रहा था। तभी एक डीमन उस पर अटैक करके उसे मार देता है और अपना होस्ट बना लेता है। इधर किटी और केट डीमंस की बॉडी दफनाने के लिए गए हुए थे और हब मैरियन के साथ गैरेज की सफाई करने में लगा था। लकी अपना फोन यहीं छोड़कर भाग गया था, जिसे हब कूड़े के साथ ही फेंकने वाला था। लेकिन तभी फोन बच जाता है। मैरियन देख लेती है कि अरे ये तो लकी का फोन है और उसे उसका पासवर्ड पता था। लेकिन हब उसे फोन देखने से मना कर देता है, नहीं तो उसका कच्चा चिट्ठा मैरियन को पता चल जाता। वो ये कहकर उसे रोक देता है कि लकी ने मेरी टॉर्चर वाली वीडियो बनाई है तुम्हें दिखाने के लिए। ये सुनते ही मैरियन फोन फेंक देती है और लकी को गाली देने लगती है, क्यों कितना घटिया आदमी है। तभी किटी और केट भी आ जाते हैं तो उन्हें देखने बाहर चली जाती है और इधर मौके का फायदा उठाकर हब फोन तोड़ देता है। इधर मैरियन देखती है कि काम के दौरान केट को चोट लग गई थी तो वो उसे दवाई लगाने ले जाती है। और फिर किटी अकेले में हब से बात करती है कि कल तुम कुछ बताना चाह रहे थे कि तुम नर्क में क्यों गए। हब कहता है कि नहीं, ये सही समय नहीं है। किटी कहती है कि अब उसे जानना भी नहीं है, क्योंकि फाइनली हमारी फैमिली एक साथ है और इससे इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुमसे जो हुआ वो गलती से हुआ होगा। हब भी कहता है कि उसे अपनी गलतियों का पछतावा है और वो उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है और करेगा। और तभी फैक्स पर नए डीमन के बारे में मैसेज आता है। इस डीमन का नाम पायरेलिस होता है। ये एक फायर डीमन था और बाकी सबसे बहुत पावरफुल था। ये ना सिर्फ अपने दुश्मन को जलाकर खा कर सकता है, बल्कि पूरे इलाके को ही आग की चपेट में ले सकता है। हब कहता है कि हमें हर हाल में उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो आखिरी बलि देकर रिचुअल कंप्लीट करे। पेंटाग्राम से रिचुअल वाली लोकेशन किसी कॉलोनी की निकलती है। मैरियन का कहना था कि पूरी कॉलोनी को खतरा है, पहले जाकर हमें कॉलोनी खाली करवानी पड़ेगी। लेकिन फिर वो ये कहती है कि डीमंस को मारने के बाद क्या होगा, क्या सच में तुम्हें वापस नर्क जाना पड़ेगा। ये सोचकर सब परेशान हो जाते हैं। तो किटी सबको गॉड से प्रे करने के लिए कहती है, लेकिन केट कहता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं गॉड से नाराज़ हूँ, उन्होंने मेरे डैड को गलती से नर्क भेज दिया। तब हब खुद उसका हाथ पकड़कर उसे प्रे करने के लिए मना लेता है और फिर सब मिलकर प्रे करते हैं। फिर इसके बाद मिज वहाँ पर आती है। उसने डीमंस के द्वारा रिचुअल करने का कारण जान लिया था। वो बताती है कि पायरेलिस इस रिचुअल को कंप्लीट कर दिया तो डेविल के साथ सबसे पावरफुल डीमन में से एक आज़ाद हो जाएगा, जिससे हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, दुनिया का अंत हो सकता है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हब एंड फैमिली तुरंत निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन मिच को ये अजीब लगता है कि तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ डीमन से लड़ने जा रहे हो। हब कहता है हम फेल हुए तो वैसे भी दुनिया खत्म हो जाएगी ना, तो क्यों ना लड़के मरे। फिर मिच भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। ये लोग गैस कंपनी वाले बनकर घर घर जाते हैं और गैस लीक का बहाना बनाकर घर खाली करवाने लगते हैं। इसी दौरान जब ये एक आदमी के घर जाते हैं तो वो उन्हें भगाने लगता है, इनफैक्ट गोली वोली चला देता है। किटी बताती है कि वो इस आदमी को जानती है
वो साइको है। वो अकेला ही रहता है और उसे डॉल्स कलेक्ट करने का शौक है। हब कहता है, अरे यार, इस सिरफिरे को भी बचाना पड़ेगा। फिर वो वापस उसके घर जाता है और उसे शौक देकर बेहोश कर देता है। फिर पूरी फैमिली मिलकर उसे घर से बाहर लेकर आते हैं। लेकिन इसी दौरान मिच घर में अकेली चली जाती है, जहाँ पर सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। मिच मिरर में देखती है, तब उसे पता चलता है कि ये बच्चा ही डीमन है। लेकिन मिच चाहकर भी उसे शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एक माँ थी। और इतने में डीमन पूरे घर को ही गिराकर जला देता है। यानी वो मिच की ही बलि ले लिया था और ये लोग हार गए थे। दूसरी तरफ लकी पुलिस को वो सब पिक्चर्स देकर हब और किटी को फंसा देता है। वो कहता है कि ये लोग डीमंस के लिए काम करते हैं और मैरियन को निर्दोष बताता है। कहता है कि वो तो इनके डीमन स्पेल के असर में है। वो शेरिफ से ये तक बोल देता है कि इन फोटोज पर किटी तुमसे झूठ बोलेगी कि मैं भी उनके साथ था, लेकिन मैं वहाँ नहीं था और वो गन किटी ने ही मेरे ऑफिस में मुझे फंसाने के लिए रखी थी। शेरिफ को लकी की बातों में दम लगता है और वो उस पर यकीन भी कर लेती है। इधर हब को फिर से फैक्स आता है, क्योंकि रिचुअल कंप्लीट होते ही वो डीमन आज़ाद हो चुकी थी, जो अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित होने वाली थी। और ये डीमन थी लिलिथ। लेकिन जब हब को उसकी लोकेशन का पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये उसके घर का ही एड्रेस था। वो भागकर जंगल वाले एरिया की तरफ जाता है, जहाँ उसने शेरिल की बॉडी को दफनाया था। लेकिन अब उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी। लिलिथ पहले ही उसकी बॉडी ले ली थी। यानी अब हब को अपने उस डार्क पास्ट का सामना करना होगा, जिससे वो भागता फिर रहा था और सबसे छुपाता रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फाइनली हम 8th यानी कि लास्ट एपिसोड तक पहुंच चुके हैं और इस एपिसोड का नाम ही लिलिथ है, जहां हब इस पॉइंट पर आकर टूट जाता है। अब वो राज अपने सीने में छुपाकर नहीं रख पाता और सबको सब कुछ बता देता है। और जिस बात का उसे डर था वही होता है। सच्चाई जानने के बाद पूरी फैमिली उससे मुंह मोड़ लेती है, उसकी माँ भी। और अब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वो मिच को देखता है, जिसे डेविल ने हेल्थ से वापस भेज दिया था। हब उसे जिंदा देखकर खुश तो होता है, लेकिन शेरिल रूपी लिलिथ का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो कह देता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ, तुम मेरा रिटर्न प्रोसेस कर दो, मतलब वापस मुझे नरक भेज दो। लेकिन मिच कहती है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो डेविल चाहेगा वही होगा। इसलिए तो ब्लास्ट में उड़ने के बाद भी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हम उसके गुलाम हैं और वो चाहता है कि हम उसका काम पूरा करें। फिर मिच उसे लिलिथ के बारे में सब कुछ बताती है कि पहले वो एक एंजल थी और उसे सिंगिंग और म्यूजिक का शौक था। उसकी खूबसूरत आवाज़ के कारण वो कभी गॉड की फेवरेट हुआ करती थी। लेकिन फिर बाकी एंजल्स को उससे जलन हो गई और उसे अपनी चाल में फंसाकर उसे गॉड के सामने बुरा साबित कर दिया, जिससे नाराज होकर गॉड उसको हेवन से निकाल दिए और ऐसी जगह भेज दिया जहाँ म्यूजिक ना हो, यानी कि हेल। लेकिन उसे हेल में नहीं रहना, क्योंकि वहाँ डेविल उसको सताता है, इसलिए वो अक्सर वहाँ से भाग आती है। हब पूछता है कि लास्ट बार उसको कैसे पकड़ा था। मिच कहती है कि ये तो नहीं पता कि उसे कैसे पकड़ा था, लेकिन ये पता है कि उसे पकड़ा कहाँ था। उसे जेरूसलम की एक मोनेस्ट्री के पास पकड़ा गया था। इसके अलावा बताती है कि लिलिथ म्यूजिक से अट्रैक्ट होती है, और रही बात पावर्स की तो वो माइंड कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इन दोनों पर उसका माइंड कंट्रोल नहीं चलेगा, क्योंकि ये नर्क जा चुके हैं। दूसरी तरफ लिलिथ ने अपना कहर बरपाना शुरू भी कर दिया था। क्लब जाकर वो सारी फीमेल्स को अपना गुलाम बना लेती है और जितने भी मेल्स वहाँ पर होते हैं उन पर माइंड कंट्रोल करके उन्हें मरवा देती है, जिसमें सब खुद का ही जबड़ा पकड़कर फाड़ देते हैं। दूसरी तरफ लकी पुलिस के साथ आकर किटी को अरेस्ट करवा दिया था। फिर वो हब को ढूंढते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। इधर हब उस मोनेस्ट्री वाले पेपर में भी पेंटाग्राम नोटिस कर लेता है और उसे लगता है कि अगर लिलिथ को पेंटाग्राम से समन किया जा सकता है तो शायद उसे इससे ट्रैप भी किया जा सकता है। फिर वो लोग पेड़ की टहनी को जोड़कर वही ट्रायंगल वाला सिंबल बनाते हैं और उन्हें कॉफी कैंस में डाल देते हैं, जिसे उस एरिया के चारों तरफ रखकर एक पेंटाग्राम बनाया जाता है। और फिर वो डब्बों को झाड़ियों से ढक देते हैं। इसके बाद हब अपने एम्पलीफायर में म्यूजिक बजाता है और दोनों जंगल में जाकर छुप जाते हैं। अगले ही पल म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर लिलिथ वहाँ पर आती है और म्यूजिक में खो जाती है। लेकिन उसे फंसाने के लिए हब को उसे पेंटाग्राम वाले एरिया में ले जाना था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, लिलिथ उसे देखते ही उस पर अटैक कर देती है और उसे गिरा गिरा कर मारती है और फिर वो उसे पकड़कर उड़ने लगती है। लेकिन इसी दौरान वो पेंटाग्राम वाले एरिया में आ चुकी थी। मौका देकर मिच तुरंत सभी डिब्बों को एक्सपोज कर देती है और लिलिथ उसी एरिया में ट्रैप हो जाती है। अपनी हार मानकर वो हब को छोड़ देती है, लेकिन फिर उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसे जाने देगा तो वो उसकी गलतियों को फिक्स कर देगी, शेरिल को फिर से जिंदा करके। और जब शेरिल जिंदा होगी, यानी हब उसको मारा ही नहीं था, और फिर वो हेल जाने से भी बच जाएगा, यानी डेविल की गुलामी से भी उसको आज़ादी मिल जाएगी और फिर शायद उसकी फैमिली भी उसे माफ़ कर देगी। अब हब को तो यही चाहिए था। उसे लिलिथ का ऑफर काफ़ी सही लगता है, लेकिन मिच उसे रोकती है
किसकी बात मत मानो, ये छूट गई तो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन हमको फिलहाल दुनिया की नहीं पड़ी थी, उसे तो बस अपनी जान छुड़ानी थी। वो लिलिथ से डील कर लेता है और पेंटाग्राम तोड़ देता है। फिर लिलिथ शेरिल की बॉडी से निकलकर एक कौवे को पोजेस कर लेती है और वहां से उड़कर चली जाती है। और तभी शेरिल फिर से जिंदा हो जाती है, जिसे हब के हाथ से वो डीमन मार भी चला गया था। यानी अब उसका नर्क से कोई लेना देना नहीं था, उसकी लाइफ में सब कुछ फिक्स हो चुका था। लेकिन फिर मेज उसको खूब सुनाती है कि तुम बहुत घटिया और मतलबी आदमी हो, अपने चक्कर में पूरी दुनिया को रिस्क में डाल दिया। लेकिन हब अभी भी कूल था। वो कहता है कि वो लिलिथ से दुनिया को बचाने का भी कोई लूपहोल ढूंढ लेगा। बस फिर क्या था, हब शेरिल को लेकर क्लब जाता है। उसे जिंदा देखकर लकी के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हब अपनी फैमिली को बताता है कि उसने सब फिक्स कर दिया और अब वो आज़ाद है। शेरिल भी जिंदा है, सब कुछ ठीक हो चुका है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस को तो भूल ही गया था, वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो डीमंस को मारा था, ना कि इंसानों को। वो तो उसे एक सीरियल किलर समझ रहे थे। अब मैरियन से कहता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करके लौट आएगा। लेकिन इतना सब कुछ बवाल होने से मैरियन अब बहुत परेशान हो चुकी थी और वो मेकअप रूम में जाकर रोने लगती है। लेकिन तभी कौवे के रूप में लिलिथ वहां पर आती है और मैरियन को मारकर उसे पॉजेस कर लेती है। तभी लकी मैरियन से बात करने आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैरियन तो मर चुकी है और वो लिलिथ है। वो जोर जोर से गाना गा रही होती है। लकी जब उसे देखने जाता है तो उसे टच करते ही वो दूर जाकर गिरता है और फिर उसके कंट्रोल में आकर वो खुद का ही जबड़ा फाड़कर उखाड़ लेता है और मारा जाता है। फिर लिलिथ गाना गाते हुए ही बाहर आती है और उसके प्रभाव में आकर औरतें उसकी गुलाम बन जाती हैं और सब आदमी लोग अपना जबड़ा पकड़कर खड़े हो जाते हैं। और फिर वो हब को ब्लैकमेल करती है कि वो उसका गुलाम बन जाए और डेविल से लड़ने में उसका साथ दे, नहीं तो मैरियन उसे कभी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो सबको ही मार देगी। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर दी एंड हो जाता है, एक बड़े ट्विस्ट के साथ। जहां हब पहले डेविल का गुलाम था, उसके लिए डीमन से लड़ता था, अब वो खुद एक डीमन लिलिथ का गुलाम है और वो उसके लिए डेविल से लड़ेगा। यानी कहानी में डेविल की भी एंट्री होने वाली है और नए डीमंस और कुछ और कैरेक्टर्स की एंट्री भी हो सकती है, जिसके लिए हमें सीजन 2 का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी बॉन्ड्समैन सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।